नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शैक्षणिक पाठ्यगत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को आपको बताया जाता है। आज हम स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ यूनिट सेकंड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम समझेंगे और एक एक प्रश्न को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं पूरे प्रश्नोत्तर। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। पहला प्रश्न है, भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक 20 पर इसके प्रश्न को बताया गया है। भारत में प्रायः कहा जाता है कि हम सबको सरकार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि उसके पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो रही है। हमारे यहाँ से काफ़ी संख्या में डॉक्टर विदेशों में पलायन कर जाते हैं जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होती है। अगला प्रश्न है, रंजन को इतिहास इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। रंजन ने अपनी बीमारी का इलाज एक निजी अस्पताल में करवाया था जहाँ सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। निजी अस्पताल में रंजन का कई तरह का परीक्षण किया गया क्योंकि इन सभी परीक्षणों को करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था। इन सभी परीक्षण के बाद पता चलता है कि रंजन को सिर्फ वायरल बुखार था। रंजन को कई तरह के परीक्षण की फीस, डॉक्टर की फीस, बेड का चार्ज के कारण अधिक पैसा खर्च करना पड़ा। तीसरा प्रश्न है, सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 24 पर है प्रश्न। सरकारी अस्पताल में अमन को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा है। जब उसकी बारी आई तो उसे डॉक्टर ने खून की जांच कराने के लिए कहा और इसके लिए एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहां भी भीड़ भड़क्का हो रहा था और इन सभी कार्यों के लिए काफ़ी समय लगा। इसके बाद ओपीडी काउंटर में भी एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। अस्पताल के बेहतर ढंग से काम करने के उपाय। पहला बिंदु है, अस्पताल के प्रत्येक कर्मचारी को अलग अलग काम सौंपा जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी के लिए समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह निश्चित समय में एक निश्चित संख्या में रोगियों की समस्या का निपटारा करें और जिस कर्मचारी में डॉक्टर के कार्यों में लापरवाही मिले उस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरा बिंदु, अस्पताल की साफ सफाई के लिए अधिकारियों द्वारा समय समय पर निगरानी करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब आप बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। पेज नंबर 24 पे ये पुस्तक में प्रश्न है। जब हम बीमार होते हैं तो हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं। सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद सरकारी अस्पताल में विभिन्न जांच परीक्षण केंद्रों में जाने पर पता चलता है कि वहाँ के कोई जांच परीक्षण की मशीन खराब है। डॉक्टर से इलाज कराने के लिए भी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। डॉक्टर द्वारा जो दवाइयाँ लिखी जाती है उसमें से दवाइयाँ अस्पताल में नहीं मिलती, जो उसे बाहर से दुकानों से खरीदना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। निजी चिकित्सालयों में हमें निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली समस्या है, निजी चिकित्सालयों में इलाज कराने से अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। छोटे निजी चिकित्सालयों में कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनमें योग्यता की कमी होती है। गलियों या मोहल्लों में कुछ निजी चिकित्सालय के डॉक्टर एमबीबीएस नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, जो कंपाउंडर से डॉक्टर बने होते हैं। और चौथा बिंदु है, छोटे निजी चिकित्सालय में कई जांच परीक्षण यंत्रों की कमी होती है जिसके कारण बाहर से जांच परीक्षण कराना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। निम्न अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति अपने रोग का इलाज करा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में इलाज और दवाएं दी जाती हैं, इसलिए इसमें इलाज कराना सबके लिए संभव है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी का इलाज करते समय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पतालों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उन पैसों से आता है जहां लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों की सूची बनाइए जो अपने आपके घर के पास हैं। अपने अनुभव अथवा उनमें से किसी एक केंद्र में जाकर चलाने वाले लोगों को और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए।
सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो दिल्ली में स्थित है, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, लोक नायक प्रकाश जयप्रकाश अस्पताल, हिंदू राव अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, सफदरजंग अस्पताल। इन अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो इन सरकारी अस्पतालों को अधिकारीगण समूह के प्रबंधन द्वारा चलाए जाते हैं। इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के समूह कायम हैं जो अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ हैं। इन सरकारी अस्पतालों के भवन काफ़ी विशाल हैं। इनमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इन अस्पतालों में कई जांच परीक्षण यंत्र भी हैं। चौथा बिंदु, इन अस्पतालों में रोगी को मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? उन्हें चलाने वाले लोगों और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। निजी स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो जो दिल्ली में स्थित है, अपोलो अस्पताल और गंगाराम अस्पताल, सेंट स्टीफेंस अस्पताल। निजी अस्पतालों को निजी व्यक्ति या किसी डॉक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। इनमें सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इन अस्पतालों में सेवाएं सार्वजनिक अस्पतालों से अच्छी होती हैं। रोगियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। अब अभ्यास प्रश्न जान लेते हैं इस चैप्टर की। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान के एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों को समझाइए। जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसका उत्तर जानेंगे। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में लोगों के कल्याण से संबंधित कई उपबंध लिखे गए हैं, जिसके तहत सरकार के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संदर्भ नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है कि पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसलिए भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के कई स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया है तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्न कदम उठा सकती है। पहला बिंदु है, स्वास्थ्य केंद्रों या चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके। सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि के लिए अपने बजट में वृद्धि करके सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कानून लाकर प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और पीने के लिए स्वच्छ जल को लोगों को उपलब्ध कराकर। अगला है, क्या आपको अपने इलाकों में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं। नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इनकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए। निजी सार्वजनिक सेवाओं का मूल्य, सेवाओं की उपलब्धता। बात करते हैं निजी की। निजी अस्पतालों में सेवाओं का मूल्य काफ़ी अधिक होता है। निजी अस्पताल में बेड चार्ज, डॉक्टरों की फीस, जांच परीक्षण फीस आदि के रूप में काफ़ी पैसे लिए जाते हैं। सेवाओं की उपलब्धता, निजी अस्पताल में अपने रोगियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाती हैं। सार्वजनिक अस्पताल में रोगियों के लिए मुफ्त में किया जाता है या बहुत कम पैसे लिए जाते हैं। सार्वजनिक अस्पताल में रोगियों की लंबी कतारें होती है और कोई भी सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेक बीमारियों की रोकथाम निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला बिंदु है, संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% बीमारियां जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। साफ सफाई की कमी और प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं, जैसे भारत में ही लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। डेंगू, मलेरिया आदि अनेकों बीमारियां साफ सफाई की कमी से होती हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता में सुधार करके अनेक बीमारियों की रोकथाम संभव है। तो साथियों, ये थे स्वास्थ्य में सरकार की क्या क्या भूमिका होती है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी विद्यार्थियों को जानकारी प्राप्त हो सके और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो देर ना करें, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे शैक्षणिक गतिविधियों के प्रश्न उत्तर जान सकते हैं। कमेंट करके आप हमें बताएं, आपको जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके प्रश्न उत्तर को हम उपलब्ध कराने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। और पीडीएफ की ज़रूरत लगे तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। हम एक यूट्यूब टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे जिसके माध्यम से आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगी। तो साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।